जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है इस समय हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग बात करने वाले हैं आज 7वें लेक्चर के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ये सारे कंटेंट पहले से पढ़ रखा है तो प्लीज़ वो भी रुकिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी पहले से पढ़ चुके हैं रिवीजन कर सकते हैं और जो नए विद्यार्थी हैं बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मैसूर तथा हैदर अली के बारे में। मैसूर बंगाल के बाद भारत का प्रभुत्व संपन्न दूसरा राज्य था जिस पर अंग्रेजों ने अधिकार करने की कोशिश की और अंततः 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और उसके बाद अंग्रेजों की सत्ता मैसूर में भी काबिज हो जाती है। तो यही पूरा प्रोसेस आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो की भूमिका हम लोग तैयार करते हैं कि किस तरह से क्या परिस्थितियां थी उस समय की और क्यों अंग्रेज मैसूर की तरफ गए। तो अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीज़ें बता सकूँ आपको, ठीक है। होता क्या है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बंगाल पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार किया और इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि में होता क्या है कि उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है और साथ ही साथ बहुत सारे क्षेत्रों पर उनका अधिकार हो जाता है। बंगाल के पूरा बंगाल उनके अधीन में आ जाता है और पूरी तरह से अगर कहें तो टैक्स फ्री ट्रेड करने लगते हैं, कर मुक्त व्यापार करते हैं। अभी वे सत्ता नहीं संभाल रहे हैं, कठपुतली के तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति नवाब के तौर पर बंगाल में बिठा रहे हैं, जिससे कि अगर वो लोग अभी सत्ता को काबिज करने लग जाएं, खुद शासन करने लगें तो यहाँ की जनता विद्रोह ना कर दे। इस वजह से कूटनीति का प्रयोग करते हुए कठपुतली नवाब को बिठाकर अपनी सारी मांगें वो लोग पूरी करवा रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि केवल बंगाल से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। उन्होंने खोजना शुरू किया कि भारत में और वो कौन सा प्रांत है जहाँ सुदृढ़ है सब कुछ, जहाँ की कृषि अच्छी है, व्यापार अच्छा खासा है। तो उनके निगाह में आया मैसूर। मैसूर क्या था इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान कौन था, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं हम लोग मैसूर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैसूर की प्रारंभिक स्थिति क्या थी। आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को सुना होगा। जिस टाइम मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिया था मेडाइवल हिस्ट्री में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, उसके तहत विजयनगर साम्राज्य जो था बहुत ही सुदृढ़ था। और आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं मैसूर को, ये तत्कालीन समय में विजयनगर का ही एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन विजयनगर का विध्वंस कर दिया जाता है। उसके अवशेष आज भी आप लोगों को हम्पी के रूप में मिल जाते हैं। हम्पी में अगर आप जाएंगे तो उन अवशेषों को देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहीं का एक प्रांत था मैसूर जो धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगता है। मैसूर में जब विजयनगर का पतन हो जाता है तो वाडियार वंश का वहां पर शासन हो जाता है। कोई प्रमुख शासक वहां पर नहीं होता है, लेकिन वहां का जो सेनापति था और वहां का जो संरक्षक था, उन दोनों की संप्रभुता बढ़ती है, सारी शक्तियां उनमें निहित हो जाती हैं। हैदर अली वहां पर एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था, अभी वह नहीं आया था पूरे राजनीतिक तौर पर। इसी के बारे में समझेंगे, ठीक। तो इतिहास आप लोग समझ गए होंगे कि विजयनगर का पतन हो जाता है, वाडियार वंश का वहां पर शासन चलता है, हावी हो जाता है। तो वाडियार वंश का जो सेनापति था देवराज और जो राजस्व मंत्री नंदराज था, पूरी की पूरी शक्ति इन्हीं दोनों व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है। इस समय हैदर अली सिर्फ एक सैनिक के भूमिका में वहां पर सेवा प्रदान करता था, वाडियार वंश के इस सेनापति और राजस्व मंत्री के अधीन। लेकिन होता क्या है कि 1755 ईस्वी में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है। जैसे ही इसे फौजदार बनाया जाता है, फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क करके यहाँ आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है। मैंने यहाँ पर उसे पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन आप लोग इसे याद रखेंगे, छोटे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किसने करवाया था। तो वह था हैदर अली। किसकी सहायता से? तो फ्रांसीसियों की सहायता से। कहाँ पर? डिंडीगुल में, ठीक। उसके बाद क्या होता है, परिस्थितियां बदलती हैं। 1761 में वह मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली, जो सिर्फ एक सैनिक था, एक सेना की तरह कार्य कर रहा था। उसके बाद होता क्या है, जब यह वास्तविक शासक बन जाता है तो 1776 में इसने स्वयं को राजा घोषित किया। यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो पुत्र आएगा टीपू सुल्तान, वो अपने आप को बादशाह घोषित करता है, लेकिन इसने अपने आप को राजा घोषित किया। जैसे ही यह खुद को राजा घोषित करता है, इससे युद्ध हो जाता है पेशवाओं का, जो मराठा थे। तो पेशवा माधवराव से यह एक बार पराजित हो जाता है। लेकिन
इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है और इसके जितने क्षेत्र को उन्होंने छीना था ये वापस प्राप्त कर लेता है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसने नौसेना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। परिस्थितियां बदलती हैं, अंग्रेज रुख करते हैं मैसूर की तरफ, हैदर अली वहां का शासक है। बस इतना समझिए, आगे की चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। हैदर अली मैसूर का शासक बन चुका है, नौसेना पर कार्य किया है, नौसैनिक भी बढ़ा चुका है अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अंग्रेज ही एक ऐसी शक्ति है जो जरूर मैसूर में आएगी और पराजित करने की कोशिश करेगी। तो अब हैदर अली वहां का शासक हो चुका है, अंग्रेज वहां पर अटैक करने जा रहे हैं। तो होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक यह चलता है। अब इसकी भूमिका समझिएगा। जो अंग्रेज थे, आप सबको पता है उनकी सबसे बड़ी जो नीति थी सक्सेस होने की, वह थी फूट डालो और राज करो। तो भारत के जो तत्कालीन स्थानीय शासक थे, जैसे मराठा हो गए और निजाम हो गया, इन दोनों को अंग्रेजों ने अपने तरफ मिला लिया और हैदर अली के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो हैदर अली से युद्ध करते हैं मराठा, निजाम और अंग्रेज प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध में। इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो ये निजाम था यह भागकर हैदर अली से मिल जाता है, मतलब अंग्रेजों की सेना को छोड़कर हैदर अली की सेना में मिल जाता है। तो हैदर अली और निजाम ने मिलकर मराठों तथा अंग्रेजों को परास्त कर दिया। जैसे ही परास्त किया तो मद्रास की संधि हो जाती है 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि की शर्तें क्या रखी गई कि जिसने जितने प्रांत जीते हैं सभी वापस कर दें, और अंग्रेज तथा हैदर अली दोनों ने आपस में एक स्वीकृति दी कि अगर भविष्य में हमें आपकी सेना की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो मैं आपका सहयोग करूंगा या आपको मैं बुलाऊंगा तो आप मेरा सहयोग करेंगे। इसका सबसे बड़ा अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो जो आज का युद्ध चल रहा है, कहाँ का, रसिया और यूक्रेन का, 100% यही होने वाला था। सच कहें तो मैसूर के साथ यही घटना घटी जो प्रेजेंट में हो रही है। मैं आपको बताऊं, आपने नाटो का नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट टाइम में कुल 30 कंट्रियां मेंबर हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यह है कि जितनी कंट्रियां उसकी मेंबर होंगी, अगर उनमें से किसी एक पर बाहर की कंट्री अटैक कर देती है तो जितनी 30 कंट्रियां हैं वो अपने ऊपर अटैक मानेंगी और 30 कंट्रियों की सेनाएं मिलकर उस अगले देश के ऊपर अटैक कर देंगी जिसने उनके सदस्य पर अटैक किया है। तो इसी तरह की एक तरह से हम कहें तो संधि हुई थी अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में। लेकिन आपने क्या देखा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, जैसे कि यूएसए है, वहाँ पर फ्रांस है, ब्रिटेन है। इन सारी शक्तियों ने कहा कि मैं तुम्हें मेंबर बनाऊंगा, अगर रसिया तुम पर अटैक करता है तो तुम उसे मुंहतोड़ जवाब दो। जब यूक्रेन मैदान में कूद गया तो यूएसए ने क्या किया, पल्ला झाड़ लिया, कोई भी अपनी सेना नाटो की तरफ से नहीं भेजा और आज यूक्रेन की कंडीशन आप लोग देख रहे हैं। तो सेम चीज वहां पर भी हुई, नाटो की तरह ही आप लोग मान के चलिए, ज़्यादा सही तरीके से याद होगा। इस समय न्यूज़ में बना हुआ है पिछले 1-2 महीने से, तो मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया, इसमें जोड़ दिया, ध्यान देंगे यहाँ पर। खैर होता क्या है कि इस संधि के तहत हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य बोला जाता है कि भविष्य में अगर एक दूसरे को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ये दूसरे की मदद करने आएंगे। अब यही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनने वाला है। क्यों? क्योंकि 1770 और 71 में मराठों ने हैदर अली पर अटैक कर दिया। हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने सहायता करने से इनकार कर दिया। इनका तो काम ही था धोखा देना, फूट डालना। जब इन्होंने, अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया हैदर अली की, तो हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ दिया। 1780 से 84 तक चला। जब अंग्रेजों ने इसकी मदद नहीं की तो 1781 में हैदर अली ने, जो अंग्रेजों के अंडर में कर्नाटक का अर्काट नामक क्षेत्र था, वहां पर हैदर अली ने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मद्रास की संधि में की गई शर्त को तोड़ दिया था, इसकी हेल्प करने नहीं आए थे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ अलग थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपने देखा कि निजाम और मराठा अंग्रेजों से मिलकर हैदर अली पर अटैक कर रहे थे, लेकिन जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो ये मराठा, निजाम और हैदर अली तीनों एक पक्ष में होते हैं और अंग्रेजों पर यह अटैक कर देते हैं। अंग्रेजों के बुरे दिन अब आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। निजाम व मराठा दोनों हैदर अली के साथ थे और उस समय जो ब्रिटिशर्स का सेनापति था उसका नाम था कर्नल बेली।
कर्नल बेली को बुरी तरह से पराजय मिली। मतलब इन्होंने पानी पानी कर दिया, कहते हैं ना, बुरी तरह से कर्नल बेली को पराजित कर दिया, जो ब्रिटिश के सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्योंकि 3 गुट एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कौन कौन से? मराठों का गुट हो गया, निज़ाम का गुट हो गया और हैदर अली का। तो बेली पराजित हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग कहें तो 1780 से लेकर 81 तक ब्रिटिशों के लिए संकट का समय चल रहा था। जो अंग्रेज थे उनके लिए संकट का समय था। क्यों था वो आप लोग समझेंगे। अब अमेरिका, आज का जो यूएसए है वो अमेरिका, पहले इन्हीं का उपनिवेश हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने वहां पर भी अधिकार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे करके अमेरिका स्वतंत्र हो रहा है इसी टाइम पीरियड में। और अमेरिका को स्वतंत्र करवाने में फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन, इन तीनों कंट्रियों ने सहयोग किया। अमेरिका के साथ हो गए, अर्थात ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन थी उनके पतन की। किसके? अंग्रेजों की। अंग्रेज परेशान चल रहे थे, ब्रिटिशर्स। और अगर भारत की बात करें तो उसी समय मैंने आपको बताया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तो मैसूर और निज़ाम और मराठा तीनों एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में ये 3 गुट इसे पराजित कर रहे हैं और यूएसए स्वयं स्वतंत्र हो रहा है फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन के सहयोग से। अब होने वाला क्या है? परिस्थितियां बदलेंगी, फिर ये वही राजनीति भारत में लगाएंगे, फूट डालो और राज करो। उस समय का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था, गवर्नर था वारन हेस्टिंग्स। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि आयरकुट नाम के सेनापति को हैदर अली का मुकाबला करने के लिए दक्षिण भारत में भेज देता है कि तुम जाओ और हैदर अली से युद्ध छेड़ो। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग किया और दक्षिण भारत में पहुंचते ही जो मराठों के सरदार थे महादजी सिंधिया तथा जो निजाम था, इन दोनों को हैदर अली से अलग करने में वह सफल हो जाता है। मैंने बताया फूट डालो और राज करो। जैसे ही आयरकुट दक्षिण भारत में जाता है, उसने कहा इन तीनों सेनाओं से अगर मैं लड़ूंगा तो फिर से पराजित हो जाऊंगा, क्यों न मैं इन तीनों में फूट डाल दूं। और उसने उन लोगों से झूठे वादे करके महादजी सिंधिया जो मराठों के प्रमुख थे और निजाम था, उन दोनों को हैदर अली से इसने अलग कर दिया। जैसे ही दोनों को अलग पाया, मौके का फायदा उठाया और हैदर अली के खिलाफ पोर्टोनोवा नामक जगह पर युद्ध छेड़ देता है। कौन? आयरकुट। पोर्टोनोवा का युद्ध होता है 1781 ईस्वी में। याद रखिएगा, यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछ चुका है कि हैदर अली ने अंतिम युद्ध अंग्रेजों से कहां पर लड़ा था, जो आयरकुट और हैदर अली के मध्य हुआ था। तो वो पोर्टोनोवा का युद्ध था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने पराजित कर दिया क्योंकि निजाम ने इनका साथ दिया। दूसरा आंग्ल मैसूर हैदर अली ने फिर से पराजित कर दिया क्योंकि निजाम और मराठा दोनों हैदर अली के साथ थे। पराजित कौन हुआ था? कर्नल बेली। लेकिन यहाँ कूटनीतिज्ञ आता है आयरकुट। और पोर्टोनोवा के युद्ध के पहले महादजी सिंधिया मराठों के प्रमुख और निजाम दोनों को हैदर अली से अलग करके युद्ध कर देता है, जो होता है आयरकुट और हैदर अली के मध्य में। हैदर अली की इसमें पराजय हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि जब किसी एक शासक की पराजय होती है तो अगली सत्ता बहुत खुश हो जाती है। जायज़ सी बात है, अंग्रेज भी खुश हुए, मैसूर पर अधिकार किए। लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी क्योंकि हैदर अली की आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली के मृत्यु के बाद ही उसका प्रतापी बेटा, प्रतापी ही बोलेंगे, टीपू सुल्तान आता है, जिसने अंग्रेजों को पूरी तरह से नस्ते-नाबूद करने की कसम खा ली थी। देखिएगा कैसे हैदर अली की पराजय हो जाती है। अंग्रेज मैसूर पर कब्जा कर लेते हैं, परंतु ज़्यादा समय के लिए नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 1782 में अगर मैं आपको बताऊं तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1781 में ये कब्जा करते हैं तो युद्ध में वो घायल भी हुआ था और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया था कि अब मैं गुलाम बन चुका हूं, तो वो गुलामी नहीं सहन कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई 1782 में, अर्थात युद्ध हारने के 1 वर्ष बाद ही। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान शासक बनता है और टीपू ने क्या किया? युद्ध जारी रखा अंग्रेजों से। लेकिन इसकी तरफ से किसका सहयोग था? फ्रांसीसियों का भी सहयोग था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब यह फौजदार बना था डिंडीगुल का, तो इसने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया था। लेकिन यूरोप में एक संधि हो जाती है जिसके आधार पर फ्रांसीसियों ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया, युद्ध से वे अलग हो गए।
आपने देखा कि यहाँ पर निज़ाम और महादजी सिंधिया पहले ही अलग थे, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है, टीपू सुल्तान नया लड़का शासक बना है, तो उसे लगा कि अगर फ्रांसीसी भी अलग हो चुके हैं फिर भी मैं युद्ध जारी रखूंगा। तो टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, लेकिन वह भी अंग्रेजों से संधि कर लेता है, ब्रिटिशर्स से वह संधि कर लेता है। यह संधि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, अंततः वह भी संधि कर लेता है। 1784 में मंगलौर की संधि करता है, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और कहते हैं कि इस संधि से जो टीपू सुल्तान था वो खुश नहीं था, आगे चल के वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ देता है अंग्रेजों अर्थात ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मैसूर का इतिहास समझा और हैदर अली जो वहाँ का प्रमुख शासक बन के उभरा उसके बारे में समझा। अगले वीडियो में हम लोग टीपू सुल्तान को समझेंगे और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूरा समझेंगे। कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। अब यहाँ से जो इतिहास आपको मिलने वाला है ना इंडिया का, टीपू सुल्तान आता है, बहुत सारे बदलाव करेगा, नया संवत चलाएगा, नए सिक्के चलाएगा, बादशाह की उपाधि धारण करेगा, यूरोपीय पद्धति पर सेना रखेगा, बहुत सारे बदलाव करेगा और एक शेर की तरह जीता है और शेर की तरह ही वह अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रभावशाली है, हम सबको सीखना भी चाहिए उससे, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि जहां पर हम लोग छोड़ते हैं अगला वीडियो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कंटिन्यू सीरीज देखते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने ओपिनियन जरूर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर कहीं पर त्रुटियां हो रही हैं तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पॉइंट, फैक्ट और कंटेंट में आपको कोई भी कमी ना मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।